हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं। काफ़ी समय के बाद आज मेरा वीडियो आया है और यहाँ पर मैंने इनकम टैक्स की जो है समरी तैयार कर ली है फॉर मई 21 एंड नवंबर 21 सीए एंड सीएमए स्टूडेंट्स। सीएमए के कुछ और भी टॉपिक्स हैं, उसके भी नोट्स इसमें ऐड होंगे। उसके आपको पूरे नोट्स मिलेंगे सर, पर वो जो है ये सारा होने के बाद मिलेंगे। मेरा एक बहुत मेजर काम हो गया जो कि था नोट्स को अमेंड करना, अपनी लेटेस्ट ई बुक को पब्लिश करना। ये जो है आपको आराम से मिल सकती है और कहाँ मिलेगी वो आपको पता ही है, आपके कोर्स मटेरियल के सेक्शन पे। कोर्स मटेरियल का सेक्शन आ रहा है लर्न जब पे, वहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही में जो है मैंने सी ए योगेश वर्मा एंड्रॉयड ऐप लॉन्च कर दी है। मेरी पर्सनल ऐप है, इस पे मैं कुछ बुक्स देता हूँ, जैसे ई बुक तो मैं दे ही रहा हूँ, कुछ मेरा मटेरियल लिखा हुआ मटेरियल है, मेरे नोट्स हैं, कुछ मेरे सेशंस हैं, कुछ हो सकता है कि मैं फ्यूचर में बहुत सारी मैं बुक्स रीड कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि मैंने मान लो कि एक 105 पेजेस की मैंने बुक रीड करी जिसमें बिजनेस के लेसन थे, और वो मैंने आपको जो है 15-20 मिनट्स में ऐसे 2-3 वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। यानी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो की टेक अवेज हैं वो आपको वहाँ पर मिल गया। और हो सकता है कि ये जो है आपको पूरा फ्री में मिले, इसके कोई चार्जेस ना लिए जाए, या हो सकता है 10 रुपये या 50 रुपये मिले, या 10 रुपये मिले या 50 रुपये, जो भी है, नॉमिनल अमाउंट कुछ रख दिए, और उसमें आपको जो है लर्निंग मिल रही है। लर्निंग मिल रही है यानी मैं पूरा प्रोसेस कर रहा हूँ और आपको जो है 15 से 20 मिनट में लर्निंग दे रहा हूँ। रीज़न, किसी के पास भी टाइम नहीं है और आने वाले टाइम में टाइम नहीं होगा। सो दैट मीन्स कि मेरा जो स्किल है चीज़ों को इंटरप्रेट करना, चीज़ों को समझना और शॉर्ट में समझाना, वो कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत ज़्यादा समय देने से जो है बचाएगा, और बहुत सारे की टेक अवेज आपको तुरंत मिल जाएंगे। पीजीबी का चैप्टर हम लोग करेंगे, इसका मैं बता देता हूँ पेज नंबर कौन सा है। पीजीबीपी जो है आज बिल्कुल ही बेसिक क्लास है, ज़्यादा मैं आपको कुछ खास नहीं कराऊंगा। पेज नंबर जो है 51 पे है। तो ये आपका आ गया पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है सर, थोड़ा बहुत समझाएं आपको इस चैप्टर के बारे में, बेस बनाए ज़रा, क्योंकि बेस मजबूत होगा ना तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। मैं आज अपने पेरेंट्स को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ, स्पेशली मॉम को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है लगभग अपना समय जो है हमें दिया है बचपन से सारी चीज़ करवाने के लिए, सही गाइडेंस देने के लिए। और मेरी मॉम ने जो है मेरा जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन जो बेस है, उसको बहुत मजबूत बनाया है। कब पता लगा मुझे? डेफिनेटली जब ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही थी तब तो नहीं पता लगा होगा, अब पता लग रहा है इतने समय के बाद कि हाँ, जब मैं अपने साथियों को देखता हूँ जो मेरी एज के हैं, और वो देखता हूँ ज़िंदगी में कैसे डामाडोल हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं, बहुत गलत भी कर रहे हैं, और अपने आप को देखता हूँ तो पता लगता है हाँ यार, कुछ 19-20 चीज़ रह गई, मेरी गलती थी। जैसे मेरे चश्मा लग गया, चश्मा भी नहीं लगता मेरी लापरवाही की वजह से। मॉम तो हमेशा कहती थी कि भाई नहीं देखना है तुम्हें, कंप्यूटर वगैरह मत करो, पर मेरी ही लापरवाही की वजह से चश्मा लगाया, नहीं तो मैं आज विदाउट स्पेक्टिकल होता एक बिल्कुल परफेक्ट पर्सन, चश्मा भी नहीं होता मेरे, अगर मैं अपनी मॉम की बात सुनता, क्योंकि वो डांटती बहुत थी, और इसलिए कहीं ना कहीं जो है, अब नहीं डांटती इतना बट पहले डांटती थी, तो कहीं ना कहीं जो है मैं थोड़ा सा जानबूझ के भी जो है कंप्यूटर ज़्यादा करता था। होता है ना कि आप अड़ जाते हैं, और उससे मुझे नुकसान हुआ। अगर प्यार से समझाया होता तो शायद मैं आज चश्मा भी मेरे नहीं लगता। खैर कुछ भी हो, इसके अलावा बाकी तो इतनी अच्छी फाउंडेशन बना के रखी है और वो मुझे आज दिखती है। ये फाउंडेशन पिलर क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप अपने ज़िंदगी में भी जो है इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। फाउंडेशन पिलर ये हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बाहर का ज़्यादा खाना बिल्कुल भी ना खाएं। कभी कभी खा सकते हैं, जैसे वीक में एक बार खा लिया, खा सकते हो, महीने में कभी खा लिया, खा सकते हो। बाकी प्रेफर क्या करो, घर का। और अगर बाहर भी खाओ तो कौन सा खाना, जैसे कोई फ्रूट जूस ले लिया या कोई हेल्दी फूड ले लिया, वो सब खा सकते हो। ठीक है ना। तो हेल्थ कॉन्शियस अगर आप रहेंगे, ये आपका फाउंडेशन होगा नंबर 1। दूसरा, मस्तिष्क का विकास। हमें अपना इनिशियल जितना भी हमारा टाइम है, जो 25 साल का होता है, वो 25 ईयर्स तक बचपन से
हमें अपने दिमाग का विकास पर जो है मेजॉरिटी फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम अगर हम डेविएट हो गए, जब हमारी सीखने जानने की इच्छा होती है, तो बाद में कहीं ना कहीं जो है ब्लॉकेज आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, लाइफ की सिचुएशन चेंज हो जाती है, लोगों की मैरिज हो जाती है, लोगों को बर्डन होता है बहुत सारी चीज़ें करने पर, माइंड फिर जो है वो स्टेबल नहीं रह पाता, वो प्रॉब्लम्स में घिर जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एज है <25 ईयर्स, इसमें मस्तिष्क का विकास करा जाए जितना कर सकते हो, चीज़ों को जाने समझें, आगे बढ़ें। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ना पड़े इस एज तक, जब आपकी पढ़ाई की एज है, जहाँ पर यहाँ ध्यान हटा वहाँ बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे जो आपको पता भी नहीं लगेंगे, बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेंगे, सबके साथ नहीं बट मेजॉरिटी के साथ आएंगे, मेजॉरिटी के साथ आएंगे। ये बहुत ही टेम्प्ररी है पर माइंड पर इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब चीज़ टेम्प्ररी पर इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग। अलग अलग तरीक़ों से आएगा, अलग अलग तरीक़ों से, एक तरीका नहीं है इसमें, कई जगहों पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कई जगहों पर। तो इनसे आप बचें एटलीस्ट कब तक, जब तक आप 25 साल तक के अपने जो है अपनी सेल्फ ग्रोथ पर जो है फोकस कर रहे हैं। ये तीन पिलर जो हैं, ये तीन पिलर जो हैं, और साथ में ये मैं ऐड कर रहा हूँ जो मिसिंग था बट मैं आपको देना चाहता हूँ, एज अ गुरु कह सकते हैं, एज अ टीचर कह सकते हैं, ओपन माइंड पर्सन। यू हैव टू बिकम ओपन माइंड बाय नोइंग कि भैया दुनिया में क्या चल रहा है। खुद मत करो कुछ भी, बट देखते जाओ दुनिया में क्या क्या केसेस हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही है, लोग क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को ज़िंदगी में, वो जानते रहो, समझते रहो कि भैया ये चैलेंजेस हैं, ये चीज़ें हो रही है। उससे आपको क्या, आपके कॉन्सेप्ट खुलेंगे कि हाँ यार इससे कैसे बचा जाए या हम कैसे इससे बचें, आपको वो जो है इन्फॉर्मेशन रहेगी। इग्नोरेंस में जिएंगे तो बाहर निकलेंगे जब दुनिया में 25 साल तक के, जब अभी घर में पढ़ रहे हैं, कहीं एक इंस्टीट्यूशन में जाकर आ रहे हैं, अभी इतना ही चल रहा है, जब बाहर निकलेंगे असली दुनिया में लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको ये नहीं चीज़ें पता होगी कि लोग एक दूसरे का कैसे काटते हैं, क्या पत्ता, कलयुग है ना भाई। तो तब तक आप जो है अच्छे से जी नहीं पाएंगे, उन सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो यही है, मस्तिष्क का विकास करें, और साथ में डेफिनेटली इसमें आपकी पर्सनैलिटी भी आ जाती है, पर्सनैलिटी आ जाती है, बॉडी आ जाती है, हर चीज़ जो है उस पर काम करते जाएं, अपने ऊपर बॉडी पर माइंड पर काम करते जाएं, हेल्थ को अच्छा रखें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ें, लोग ओपन माइंडेड बने। ये जो है फाउंडेशन है, अगर कोई भी इसको फॉलो करेगा तो इस एज के बाद जो उसकी फाउंडेशन होगी वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी जिसपे वो कितनी बड़ी इमारत भी खड़ी कर सकते हैं। पीजीपी का चैप्टर करेंगे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन बेसिक क्लास है, यानी कह सकते हो कि फर्स्ट क्लास से भी पहली क्लास है, जिसमें आपको पीजीपी का बहुत बहुत बेसिक बताना ज़रूरी है, एक आइडिया देना ज़रूरी है, उसके बाद हम डिटेल में चीज़ें करेंगे। देखिए, अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है तो उससे आने वाली जो इनकम है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में टैक्सेबल होती है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग में कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें यहाँ पर हम सेल्स लिखते हैं, यहाँ पर अदर इनकम लिखते हैं, कोई और इनकम होती है तो यहाँ परचेजेस लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह सकते हो, लिखते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट आता है जो यहाँ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर यहाँ पर हम और सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, या कुछ इनकम वगैरह होती है, अदर इनकम वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह की इनकम वगैरह, वो सब डालते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है। अब ये जो आपने पूरा काम झाम करा अपने अकाउंटिंग में, ये आपने किससे किया, एक्रूअल बेसिस पर। ये आपने कैसे किया, ये आपने किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करके। ज़रूरी नहीं जो आप अकाउंटिंग में जो है यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आप पीजीबीपी में भी रिकॉर्ड करें, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुछ आपने यहाँ पर सेल्स दिखाई हो बट पीजीबीपी में उसको सेल्स हम ना माने, हो सकता है इस साल ना माने, अगले साल मान लें। हो सकता है कि जो एक्सपेंसेस यहाँ पर आपने डेबिट करे हैं, इसे हम डेबिट बोलते हैं, हमेशा मैं बोलूँगा डेबिटेड डेबिटेड डेबिटेड, तो समझते नहीं है लोग। स्टूडेंट पूछते हैं डेबिट का मतलब क्या है, डिडक्टेड का मतलब क्या है। डेबिटेड और डिडक्टेड का मतलब है पीएनएल से डिडक्ट करा है तो नेट प्रॉफिट इससे कम हो गया होगा, एक्सपेंस ज़्यादा डालें तो नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा, ये चीज़ लिखी हुई है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि मैं डिडक्ट और डेबिट का यूज़ करूंगा तो इसका मतलब है यहाँ पर डाला।
तो हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस आपने डाल दिए पीएनएल में, बट पीजीबीपी के चैप्टर में जो इनकम टैक्स के प्रोविजन है उसमें बोलता है भैया ये खर्चे आप प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में नहीं ले सकते हो, क्लेम नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑफ एक्स नंबर ऑफ रीजन, एन नंबर ऑफ रीजन, कुछ भी हो सकता है वो। यहां पर इनकम आ रही इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट की इनकम आपकी कहां जाएगी, अकाउंटिंग के पीएनएल में जाएगी क्रेडिट साइड पे। ये आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, इनकम है पर बिजनेस इनकम नहीं है। ये इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो सकती है, इसलिए ये भी आपके पीजीबीपी के चैप्टर में नहीं आएगी और हमें हटानी होगी। यानी जो चीज पीजीबीपी के चैप्टर की नहीं है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन की नहीं है, उसको भी पीएनएल से हटाना है। और जो चीजें बिजनेस प्रोफेशन की है बट इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है, उसे भी हटाना है। या फिर कुछ ऐसी चीजें जो इनकम टैक्स में अलाउड है बट अकाउंटिंग में नहीं ली हुई है, तो उसको डालना है। हो सकता है अकाउंटिंग में यहां पर कुछ खर्चे रिकॉर्ड ना किए हो, पीजीबीपी के हिसाब से वो खर्चे माने जाएंगे, तो आप वहां पर डालेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आप पूरा का पूरा पीजीबीपी का एक अलग पीएनएल तैयार करेंगे। या फिर इसका अल्टरनेटिव जो सभी लोग करते हैं, जो करना ही चाहिए, आप नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, मतलब नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट यहां पर लेंगे, नंबर 1। और उसके बाद यहां पर प्लस माइनस की एडजस्टमेंट करेंगे, तो आपको पता लगेगा आपकी पीजीबीपी इनकम क्या है। नेट प्रॉफिट को हम बेस बनाते हैं, उसमें कुछ प्लस माइनस की एडजस्टमेंट हम लगाते हैं, एक्सपेंस कुछ अलाउ कुछ डिसअलाउ कर दिखाते हैं, और टैक्सेबल पीजीबीपी इनकम लेकर आते हैं। ओ या इनकम टैक्स अगर आप गूगल कर लेना भैया, उस पर आ जाएगा आपको पूरा चैप्टर 4 लाइनों में। तो नेट प्रॉफिट को आपने बेस बनाया और उसमें आपने कहा भैया कुछ खर्चे मैंने डाल दिए होंगे जिससे नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा, और वो खर्चे अगर मेरे पीजीबी में अलाउड नहीं है तो उन खर्चों को मैं ऐड कर दूंगा। एक्सपेंसेस डेबिटेड इन पीएनएल बट नॉट अलाउड, कहां पे, इन पीजीबीपी। डेबिटेड इन पीएनएल बट नॉट अलाउड इन पीजीबीपी, उसे ऐड कर दोगे आप। ठीक है सर। माइनस एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड इन पीएनएल बट नॉट डेबिटेड। राइटिंग छोड़ दो, मैंने यहां लिखा हुआ है, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है सब कुछ। अच्छी राइटिंग में अब तो ई बुक मिल गई ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो मैं करवा रहा हूं इसको बिल्कुल इग्नोर करें, सिर्फ सुने, मेरी बात सुने आप। आपने नेट प्रॉफिट को बेस बना लिया, जो आपने पीएनएल में डाला, अकाउंटिंग के पीएनएल में कोई बात नहीं, इनकम साइड एक्सपेंस साइड जो भी डाला डाल दिया। अब मैं कह रहा हूं कि भैया उसमें जो गलत चीज है ना, जो मेरे पीजीबीपी के चैप्टर मना करता है, उसे मैं हटाऊंगा। मैंने प्लस करी हुई थी उसमें, तो यहाँ माइनस करूंगा, और वहाँ माइनस करी हुई थी, माइनस का मतलब एक्सपेंस में क्लेम किया होता, उसको ऐड करूंगा। अगर पीजीबी में अलाउड नहीं है तो, अलाउड है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे वो सारे आइटम्स आइडेंटिफाई करने होंगे। इनकम में भी अगर है इनकम क्रेडिटेड इन पीएनएल बट नॉट अलाउड, तो क्या होगा, इनकम क्रेडिट, इनकम करी हुई है, ऐड करी हुई है, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा उससे, पर अलाउड नहीं है, इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है, माइनस कर देना। और इनकम जो है डालनी चाहिए थी, नहीं डाली, पीएनएल में नहीं डाली, इनकम टैक्स वाला कहता है डालना चाहिए, तो उसको ऐड कर देना। तो ये जब प्लस माइनस आप कर दोगे इनकम एक्सपेंसेस की, तो आपकी पीजीपी की इनकम आएगी। सर ऐसा क्यों है कि कुछ एक्सपेंसेस पीएनएल में अलाउड नहीं है और हमने डाल दिए? उदाहरण के तौर पर जो डेप्रिसिएशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अकाउंटिंग में हम डेप्रिसिएशन एक अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसमें एसएलएम बेसिस भी हो सकता है, डब्ल्यूडीवी रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड भी हो सकता है, अलग रेट हो सकती है। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन निकालने का एक अलग मेथड है जो हम अगली क्लास में देखेंगे, और उस मेथड के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन आएगा वो डेप्रिसिएशन आपको डालना होता है। तो मान लेते हैं कि अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन है 1 लाख और इनकम टैक्स का आ रहा है 1.5 लाख। मशीनें तो आपने हो सकता है, मशीनें तो आपने 10 लाख की खरीदी, 30 लाख रुपए की खरीदी, जो भी खरीदी, टोटल तो इसमें भी जो माइनस होगा एंड में इसमें भी उतना ही माइनस होगा। इनकम टैक्स में भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो होता है, एसएलएम नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में। इनकम टैक्स में भी रिटर्न डाउन वैल्यू ही फॉलो करते हैं, बट अलग रेट पर करते हैं। तो हो सकता है पहले इसमें ज़्यादा माइनस होगा, बाद में कम हो जाएगा, टोटल तो 30 लाख ही डेबिट होगा। पर इनकम टैक्स में कुछ अलग है, स्टार्टिंग का ईयर में, अकाउंटिंग में कुछ अलग है, अलग रेट होने की वजह से, और आपने 1 लाख डाल दिया, तो आप उस 1 लाख को पहले ऐड कर देंगे, जो यहाँ पर हमने लिखा ना, हमने नेट प्रॉफिट को बेस बनाया, उसमें ऐड कर देंगे 1 लाख,
और माइनस कर देंगे जितना माइनस होना चाहिए, जो है 1.5 लाख। वो है 1.5 लाख। ठीक है, यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, और यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, प्लस और माइनस। ये एडजस्टमेंट आपको करनी होती है, समझे आप? ये एक एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएशन की, जो कि हमेशा होती ही होती है, क्योंकि इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन अलग होता है और अकाउंटिंग का अलग होता है। इसके अलावा बहुत सारे और एक्सपेंसेस और इनकम हो सकती है जो इनकम टैक्स और पीएनएल में अलग अलग हो, अकाउंटिंग और इनकम टैक्स में अलग अलग हो। तो उन सभी की एडजस्टमेंट आपको सीखनी पड़ेगी कि कौन से एक्सपेंसेस हम डेबिट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, कौन सी इनकम हमें यहाँ पर लेनी है पीजीपी के चैप्टर में, कौन सी नहीं लेनी। हो सकता है वो इनकम हो सकता है उस पर टैक्स लगे, बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, या किसी और चैप्टर में हो सकता है कैपिटल गेन का गेन यहाँ पर डाला हो, तो हम इनकम टैक्स में तो इस कैपिटल गेन को हटाएंगे ना पीजीपी से, और कैपिटल गेन के चैप्टर में टैक्सेबल करेंगे। हो सकता है कैपिटल गेन का कुछ खर्चा यहाँ पे डाला हो, परचेज किया था और यहाँ सेल करा है, तो वो यहाँ से हटाओगे ना, वो कैपिटल गेन के चैप्टर में जाएगा। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स आपको करनी होगी, या तो वो खर्चा एक्सपेंस अलाउड ही नहीं है या किसी और चैप्टर में अलाउड है। तो ये चीजें होती है, ये चीजें होती है, और ये सारा जो है यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा है। मैं इसके आपको कुछ एग्जांपल करा रहा हूं, जिसके बाद आज की क्लास हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 145 सब सेक्शन 1 कराते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें ये कहता है कि जो पीजीबीपी है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं, इसमें आप कैश बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस में से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब नहीं समझे आप? मैं समझाता हूं आपको। वैसे देखा जाए तो जो सैलरी का चैप्टर है, कैपिटल गेन का चैप्टर है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, पीजीबीपी है और हाउस प्रॉपर्टी है। तो हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और सैलरी में दे रखा है कि ऐसे इनकम निकलेगी और वैसे ही निकालनी है, जैसे दिया है वैसे ही निकालनी है, आप उसमें डेविएट नहीं कर सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पीजीबी में ऑप्शन दिया है कि या तो आप कैश बेसिस फॉलो करो या एक्रूअल बेसिस फॉलो करो, जो आपका मन कर रहा है फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं कैश बेसिस फॉलो करूंगा तो पीजीबी का मैं कैश बेसिस पे बनाऊंगा, भैया सेल में जितना कैश आया इतना परचेज में गया, कैश बेसिस पे इनकम आ रही है और उसी पर मैं दिखाऊंगा, दिखा सकता हूं, अलाउड है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एफडी का इंटरेस्ट होता है। आपने फिक्स डिपॉजिट कराई, फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिला, एक्रू हो रहा है, मिला नहीं, 5 साल की एफडी है, 5 साल बाद मिलेगा, तो जब 5 साल बाद मिलेगा तब डाल दो। कैश बेसिस, कैश बेसिस फॉलो किया, आपके पास ऑप्शन है, आप एक्रूअल भी कर सकते हो। तो इन जगहों पर ऑप्शन दिया हुआ है। जनरली एक्रूअल ही फॉलो किया होता है, बट कैश बेसिस भी आ सकता है। मेरे पेपर में कैश बेसिस आ गया था कि भैया कैश बेसिस पर किया है, तो वहां पे जो है कुछ दिक्कत हो गई, कुछ एक्सपेंसेस कैश पर अलाउड नहीं होते हैं, तो फिर वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन दिया गया है। अब ये आपका पीएनएल बना, इसमें सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कैरिड डाउन। ये ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन करेंगे, अदर इनकम ऐड करेंगे, तो खर्चे वर्चे जो है यहां डाल देंगे और ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपका हो गया एक्सपेंसेस डेबिटेड। इसको मैं बार बार बोलता हूँ एक्सपेंसेस डेबिट, अभी एरो डालकर नई वाली बुक में दिखाया, वरना स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या है ये डेबिट कर दिया, डिडक्ट कर दिया, क्या बोल रहे हो आप? अरे भाई इसको बोल रहा हूँ मैं, पीएनएल में डेबिट करा है। ये अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है दोस्तों, इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे जब आपको पूरी इनकम टैक्स का एक्ट पता लग जाएगा, ये पीजीपी के चैप्टर के प्रोविजंस पता लग जाएंगे, तो फिर उसके बेसिस पर आप बोलेंगे देखो एक्सपेंसेस जो है पीएनएल में डेबिट तो कर दिए बट अलाउड नहीं थे, क्योंकि डेबिट कर दिए तो मैंने माइनस किया होगा, नेट प्रॉफिट कम आया होगा, उसको मैं ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। कुछ एक्सपेंसेस माइनस करने अलाउड थे बट मैंने पीएनएल में नहीं डाले, तो उसे माइनस कर दीजिए। कुछ इनकम थी पीएनएल में क्रेडिट कर दी पर वो टैक्सेबल नहीं थी, उसे हटा दीजिए इनकम को, क्योंकि इनकम डाल दी है, टैक्सेबल नहीं है, डाल दी है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा, माइनस कर दीजिए। प्लस डीम्ड इनकम नॉट क्रेडिटेड इन पीएनएल, कुछ इनकम को मान लिया जाएगा कि आपकी इनकम है पर पीएनएल में नहीं डाली है, तो उसे भी आप डालेंगे, ये आपकी पीजीबी की इनकम आ जाएगी, ये आपकी पीजीबी की इनकम आ जाएगी। In different sections of this chapter, we will study what can be debited as expense and what cannot be debited as expense. ठीक है सर, यही पूरा पूरा पीजीबी का चैप्टर है, क्या माइनस हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और इसको मैं प्लस माइनस बोलता हूँ। तो जिसको प्लस माइनस का गेम समझ में आता है वो कहता है पीजीबी कुछ भी नहीं है। नेट प्रॉफिट तो पता ही है क्या है, क्वेश्चन में गिवन होगा, अब क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है वो जरा जान लेते हैं,
और सेक्शन नंबर पता है तो सोने पे सुहागा, पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन की रेट इनकम टैक्स में अलग है और अकाउंटिंग में तो शेड्यूल 2 में गिवन है। तो यहाँ दोनों में क्या हो गया, डेप्रिसिएशन दोनों में अलग अलग कैलकुलेट होगा। भले मशीनरी 30 लाख की है, टोटल में 30 लाख ही जाएगा, पर स्टार्टिंग के ईयर में अलग अलग है, बाद में भी अलग अलग होएगा। पहले किसी में ज़्यादा, दूसरे में कम, टोटल तो 30 लाख ही बनेगा। पर वो जो डिफरेंस आ रहा है ना, तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना कि भाई इनकम टैक्स में इतना अलाउड है, अकाउंटिंग का नहीं है। अकाउंटिंग का एडजस्ट करो, इनकम टैक्स में जो अलाउड है वो माइनस करो। फिर आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव जो है वो अदर सोर्सेज की इनकम है, तो वो आपको हटानी पड़ेगी। कुछ आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है पीएनएल में, कहीं कहीं पे जो है आपके इनकम टैक्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउ कर दिया, पर अकाउंटिंग में कभी ऐसा नहीं होता। आपने कोई सामान खरीदा, उस पर डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, सीधा सीधा पूरा पीएनएल में नहीं डालते, एसेट बनाते हैं। इनकम टैक्स में 35 का एक सेक्शन है, सेक्शन 35 और वहाँ पर जो है आप पीएनएल में बहुत सारा जो है पूरा पूरा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर डाल सकते हैं। इनकम टैक्स में 10,000 से ऊपर के कैश में करे हुए एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होते हैं। आपको बिल आया 20,000 रुपये का, आपने कहा ले भाई, गल्ले से निकाल कर 20,000 रुपये दे दिए। गल्ला बोले तो जहाँ कैश रखते हैं, ये दुकानदार यूज़ करते हैं गल्ला। मैंने भी सुना, मुझे पता लगा अच्छा इसे बोलते हैं। तो 20,000 रुपये दे दिए, एक्सपेंस डेबिट नहीं कर सकते हो आप। कैश में दे दिया, 10,000 से ऊपर का खर्चा था और पेमेंट कर दी कैश में, पीएनएल में नहीं डाल सकते। इनकम टैक्स वाले में तो डाला है तो उसको ऐड कर दीजिए, एक्सपेंस माइनस किया तो उसको ऐड कर दीजिए। आपने एक्सपेंसेस जो है टीडीएस काटे बिना पेमेंट कर दी, यू आर अ पेयर, यू हैव टू पे अमाउंट, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, उस पर कुछ टैक्स काट के गवर्नमेंट को देना है, बाकी पोर्शन सामने वाले को देना है। आपने नहीं किया, आपने नहीं करा, ऐड कर दो, अगले साल कर दिया, माइनस कर लेना। समझे आप? इस साल आपने जो है टीडीएस काटना भूल गए, उस पर टीडीएस पे नहीं करा, खर्चा हो गया। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं नहीं, माइनस नहीं कर सकते आप, ऐड कर दो। अगले साल आपने कहा भैया टीडीएस का पैसा देते हैं, खर्चा तो डेबिट करोगे ही ना। मान लो कि 20 लाख रुपए का खर्चा है, इस पर 1% का टीडीएस बनता है, 20,000 रुपये नहीं काटा, तो भाई इतना रुपये आप डेबिट नहीं कर पा रहे, तो आप अगले साल भाई अपनी जेब से दोगे टीडीएस, ले भाई कुछ भी करो, या तो अपनी जेब से दोगे या सामने वाला अपनी इनकम में शो कर देगा, कुछ भी हो गया दोनों में से, तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया ना, तो फिर आप डेबिट कर सकते हो जो डेबिट नहीं किया था। कुछ एक्सपेंसेस जो है अलाउ होंगे जब पेमेंट हो गई है उसके बेसिस पर ही अलाउ होंगे, तो भले आप एक्रूअल फॉलो कर रहे हैं, पर उसके बाद भी कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपके पेमेंट बेसिस पर अलाउ होंगे, कैश बेसिस पर अलाउ होंगे। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड कैश, ये स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कैश में पेमेंट करना अलग है और कैश बेसिस अलग है। कैश बेसिस यानी पैसे का आदान प्रदान करना, बट वो इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है, वो चेक के थ्रू हो सकता है। और कैश में पेमेंट करना यानी कि आप उसे बैंकिंग चैनल में नहीं ला रहे, तो दोनों में फ़र्क है। ये अलाउड नहीं है 10,000 से ऊपर, बट कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कैश बेसिस पर अलाउड हैं, जैसे कि आप टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस की पेमेंट कर रहे हैं, बैंक का लोन है, लोन की पेमेंट कर रहे हैं, लोन का इंटरेस्ट दे रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ लिया है वो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है पेमेंट बेसिस पर अलाउड है। पता लगा आपने लोन लिया, उसका बहुत इंटरेस्ट बना, पीएनएल में डेबिट कर दिया, कभी पेमेंट ही नहीं जा रही है। कुछ स्पेसिफाइड पर्सन हैं आपके जान पहचान वाले, उनको खूब सारा पैसा दे रहे हैं, अपने ही किसी रिश्तेदार को अपनी कंपनी में एम्प्लॉय दिखाकर खूब सारा पैसा दे रहे हैं और पीएनएल में एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं। वो 5 लाख तक तो छूट ले ही सकता है, उसका टैक्स नहीं बनेगा, 5 लाख की सैलरी लेगा तो ये भी जो है अगर असेसिंग ऑफिसर को पता लगता है वो अलाउ नहीं करेगा। हमारे इनकम टैक्स में एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है इस पीजीबीपी के चैप्टर में। तो या तो आप पूरे इनकम टैक्स के पीजीबी के प्रोविजंस फॉलो करो, या फिर अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, आपका बिजनेस छोटा है, तो उस केस में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का प्रोविजन फॉलो कर सकते हैं। यानी कि आप टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंटेज आप अपनी इनकम मान सकते हैं, टर्नओवर का सर्टेन परसेंटेज आप अपनी इनकम मान सकते हैं और उस पर जो है टैक्स दे सकते हैं। तो वो क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। वी विल स्टडी व्हेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एंड व्हेन द ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज टू बी डन। इनकम टैक्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना जरूरी होता है, तो वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, किसको रखने होते हैं, वो सब हम जानेंगे, और किसको ऑडिट कराना होता है इनकम टैक्स में वो भी जानेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स का ऑडिट बिल्कुल अलग होता है, कंपनियों का जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वो बिल्कुल अलग होता है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल अलग होती है। तो किस किस को कराना होता है इनकम टैक्स में ऑडिट, जिसे टैक्स ऑडिट बोलते हैं, वो भी हम जानेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स कैसे लगता है, क्योंकि अभी तक आपने जाना होगा कि सेक्शन 10 में दे रखा है कि एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है, पर गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म निकाला है, इनडायरेक्ट वे टू टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम।
वो क्या है वो हम जानेंगे एंड में, और फिर जो है आपका पीजीपी का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच एवरी स्टूडेंट शुड बी नोइंग। यानी अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो स्टार्टिंग से लेकर जो पीजीपी का चैप्टर हम कर रहे हैं वहां तक अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, और पीजीपी के चैप्टर के बाद ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो एक बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये छोटे छोटे चैप्टर हो गए, डिडक्शन टीडीएस यहां तक, ये तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा थोड़ी ना, ये आपका मेजर पोर्शन हो जाएगा। एग्जामिशन तक भी कर लेंगे ना, मेजर पोर्शन हो जाएगा। फिर डिडक्शन टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स, ये एक मेजर पोर्शन होगा, 10 नंबर तक का आ जाता है। इसमें से कुछ आ जाता है 10 मार्क्स का आ जाएगा, 5 नंबर का आ जाएगा इसमें से, और 5 नंबर का यहाँ आएगा तो 10 मार्क्स का ही आएगा, तो ये 20 मार्क्स ही है, 20-25 मार्क्स, बाकी सारा ये है स्टार्टिंग टू यहाँ तक। और हम यहाँ पर हैं अभी इस पॉइंट नंबर 5 पर हैं। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, 2-2 क्लास के चैप्टर हैं, 5-6 क्लासेस में हो जाएगा ये पूरा का पूरा ही। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पीजीवीपी, ये होते ही क्या होगा, 5 से 6 क्लासेस और देनी है मुझे एग्रीकल्चर इनकम होने के बाद, वो 6-7 क्लासेस में आपका लगभग सारा ही कवर हो जाएगा। फिर बस डिडक्शन टीडीएस, एडवांस टैक्स और छोटे छोटे चैप्टर और। सो अब आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर को पूरा इंपॉर्टेंस देना है, प्लस जितना भी हमने पहले कर लिया है वो सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। बुक का प्रिंट आउट ले आना है, क्योंकि बुक आपके पास आ चुकी है, और इसको बाइंड करवा के अपने पास रख लेना है, तो साथ साथ में रिवीजन कर सकते हैं और अपना स्टडी मटेरियल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये काम आपका है। और जो मैंने फाउंडेशन की जो बातें बताई वो भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने फॉलो करी है, मेरी ज़िंदगी में मुझे आज बहुत पॉजिटिवनेस लगती है, और मैं जब उसका रीज़न फाइंड आउट करता हूँ तो वो पिलर्स हैं, फाउंडेशन के पिलर्स हैं, वो बेस है, जिस वजह से आज अंदरूनी योगेश वर्मा जो है, अंदरूनी, बाहर तो आप देख रहे हैं वो भी मेजरली अंदर अंदर की चीज़ें सारी बाहर नहीं मैंने बताई है, अंदर एक अलग दुनिया है, वो भी बहुत बढ़िया है। तो पिलर्स की वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय बाय।